नमस्कार दोस्तों, एआईबीसीए टीवी में आपका स्वागत है। और आज के इस ऑनलाइन परिचर्चा कार्यक्रम में आज का जो विषय है वो है ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से शासन प्रशासन में देश के प्रत्येक साधन संसाधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। साथियों, इस देश को आज़ाद हुए लगभग 74 वर्ष हो चुके हैं और भारत का जो संविधान लागू हुआ था 1950 में, तो 1950 से लेकर के आज तक ये ओबीसी जो है आज तक दर दर की ठोकरें खा रहा है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी और सामान्य, इस तरह से देश की जनता है। तो शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी संविधान लागू होने से ही मिल रही है, जिनकी आबादी 15% है। इसी प्रकार शेड्यूल ट्राइब की आबादी 7.5% है। देश के संविधान लागू होने से ही अनुसूचित जनजाति को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलती चली आ रही है। और ओबीसी की आबादी 52.5% है 1931 की जनगणना के अनुसार, जो मंडल कमीशन ने भी उसको एस्टिमेट किया है। मगर ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। और मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ, उन्होंने केवल 27% आरक्षण दिया। और साथियों, आज का जो विषय है वो यही है कि ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से देश के प्रत्येक साधन संसाधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है जनता जागृति मिशन के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र प्रसाद जी, जो फर्रुखाबाद से हैं, और सामाजिक चिंतक विनोद जी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश शामली से है। और हमारे बीच में है शोध छात्रा आदरणीय छवि प्रकृति जी, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर से हैं। अभी एक दो साथी हमारे नहीं जुड़ पाए हैं, अभी शीघ्र ही वो भी लोग जुड़ेंगे। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहता हूँ आदरणीय विनोद जी को। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आबादी है, हमारी देश की आबादी है, उसको उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलने में क्या कठिनाई आ रही है? देश की जो पिछड़ी आबादी है सर, ये बहुसंख्यक आबादी है इस देश की। और लगभग ये पुराना आंकड़ा है कि 52.5% के आसपास हमारी संख्या थी जब मंडल कमीशन का गठन हुआ उनके अनुसार। लेकिन अभी ये आबादी इससे ज्यादा है, लगभग 60% के आसपास है। लेकिन इस जी आबादी में जागरूकता के अभाव के कारण और धर्मांधता जी सबसे प्रमुख कारण है, जी उसके कारण ये जो पिछड़ा जी वर्ग है ये सामान्य वर्गों को फॉलो करता है। और जो सीढ़ी जी नुमा प्रकृति बनी हुई है हमारी जातियों की, ऊपर की जाति जी सबसे नीची जातियों से नफरत करती है। तो ये जो मध्यम वर्ग है, जी ये जो जी ओबीसी है जातियां, ये जातियां निचली जातियों से तो द्वेष भावना रखती हैं उसी सीढ़ी नुमा प्रकृति के कारण। लेकिन ऊपर की जातियों की के शोषण का शिकार होती हैं और इनका बड़े तरीके से अधिकार खाया जा रहा है। आज के समय में भी धर्म के नाम पर इन्हें इनके अधिकारों से वंचित किया गया है। मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट लागू हुई थी उसमें जनसंख्या के अनुरूप, आबादी के अनुरूप इन्हें आरक्षण की व्यवस्था थी। लेकिन जब इन्हें आरक्षण दिया गया प्रधानमंत्री वीपी सिंह के काल में, तब भी आरक्षण लगभग आधा दिया गया, 27% के आसपास। जी और उसके जी बाद भी इस समाज की जागरूकता के अभाव में सामान्य जी वर्ग की कई जातियां पिछड़ी जातियों में घुसेड़ दी गई जी हैं। तो जी जी वो 27% आरक्षण इनको मिला हुआ है, उस आरक्षण को भी वो सामान्य वर्ग से आई हुई जातियां खा रही हैं। तो इसका इस वर्ग की जो हिस्सेदारी है शासन प्रशासन में, वो 27% भी नहीं है, उससे बहुत कम है। और जी जो इस वर्ग की वास्तविक जातियां हैं वो तो नगण्य है, बिल्कुल उनकी परसेंटेज तो कुछ भी नहीं है जी शासन प्रशासन में। जी जी तो ये जो आपने जी अभी बात बताई थी, जो दलित जातियां हैं, एसटी है, एसटी है, उनको जो 7.5% और 15% आरक्षण जो दिया गया है, उसके आधार पर केवल नौकरियों में और शासन में हिस्सेदारी तो मिली है, लेकिन महत्वपूर्ण पदों पर, संसाधनों में, देश के साधनों में हिस्सेदारी उनको भी नहीं मिली हुई है। और पिछड़े वर्ग का तो जी वो सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इसलिए ये जी 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 ये जो समाज है ये जागरूक नहीं है पूरी तरह अपने अधिकारों के प्रति। जी और जो इस जी लीडर हैं, जी जो इसका नेतृत्व करता लोग हैं, वो कहीं जी न जी कहीं सामान्य वर्ग की जातियों का नेतृत्व करने वाले लोगों के अधीन ही काम कर रहे हैं। उनके अंदर जो है स्वतंत्र नेतृत्व की क्षमता नहीं है, समाज को जागृत करने की, उसके अधिकार दिलाने की। और अभी तक ऐसा जी नेतृत्व पैदा नहीं हुआ इस वर्ग में।
जो समाज को ढंग से जागृत करके उसको दिला सके। तो ये कमियां रही हैं, जी जागरूकता का अभाव है। जी, जागरूकता के अभाव के कारण जो है ऐसा लग रहा है। कुछ जागरूकता भी है, आपने कहा कुछ कि लोग धर्म के नाम पर जो है शिकार हो रहे हैं शोषण का। मतलब धर्म जी को जी ये समझ रहे हैं कि धर्म की आड़ में जो उनके खिलाफ जो साजिश हो रही है वो नहीं समझ पा रहे। जी 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 जी, थोड़ी आपने सी अच्छी जागृति बात कही। तो क्यों, जी जी इस समाज में थोड़ी सी जागृति आई थी पिछले कुछ समय में। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, बिहार में पिछड़ी और अति जी पिछड़ी और दलित जातियों के संगठनों को सत्ता भी प्राप्त हुई। लेकिन जी जी मनुवादी शक्तियों ने फिर इनकी मानसिकता का अध्ययन करके इन्हें धार्मिक मामलों के मुद्दे उठाकर उनको उसमें उलझा लिया और अगड़ा पिछड़ा का गेम जी खेल दिया। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगड़ा पिछड़ा जी के जी गेम में फंस करके ये लोग उन्हीं वर्गों को समर्थन दे करके और धोखा खा रहे हैं। जी 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 जी, धन्यवाद। विनोद जी, मैं फिर आऊंगा आपके पास। तो मैं, धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो अभी सवाल चल रहा है कि ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए देश के प्रत्येक साधन संसाधन में, तो क्या ऐसा लग रहा है कि आपको ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिल रही है, या ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से इनको हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है? सर देखिए धर्मेंद्र जी। हमारा, जी जी, हमारा, धन्यवाद विनोद भाई, सही बताया है। लेकिन हमारा जो समाज में कुर्तियां हैं और जी ओबीसी आज पीछे क्यों है, इसमें भी कुछ कमियां हैं हम लोगों ओबीसी में। 27% भी ही कोटे में हम लोग गुजर हमारे समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन 52.5 हमको मिलना चाहिए था। लेकिन हम लोगों में जो संगठन पैदा हुए हैं हर घर में, ये संगठन ही, मान लीजिए कश्यप समाज, निषाद समाज, ये समितियां वो समितियां, ये एक गांव में जाते हैं या एक घर में दो दो संगठन चल रहे हैं, भाई वहां ना जाना। ये सिर्फ जो हम लोग ओबीसी है, ओबीसी में जितने भी संगठन हैं, सारे संगठन यही है कि विघटन करना बिरादरी में, ओबीसी को बांटना। और जहाँ आज जो जी सरकार चल रही है, वो सरकार इतनी उससे काम कर रही है कि समाज को बांटने और ओबीसी को बांटने का काम कर रही है। डॉक्टर साहब जी सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, सुन रहा हूँ। तो तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो है कि अभी तक इनको इनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? ऐसे कौन से कारण थे जिनकी वजह से ये ये आज तक कारण, दर दर की? ये जी है कि हमारा ओबीसी समाज का जो भी लीडर आया बनके, चाहे वो जी माननीय कल्याण सिंह जी हो, चाहे जी नरेंद्र कश्यप जी हो, चाहे वो जी विशंबर निषाद जी हो, और भी लोटन राम निषाद जी हो, जो भी जी शुभचिंतक बन के आया है, उन लोगों ने जी अपना पेट भरा है, ओबीसी का नहीं, जी अपना स्वयं। और जी जी ओबीसी को पीछे छोड़ दिए, वो आगे निकल गए। जी फिर हम लोग जी उसी जी रास्ते पे हैं जिस रास्ते पे पहले थे, आज भी हैं। जी 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 यही जी, कारण है हम लोगों को सत्ता और हर चीज से वंचित है। वंचित किया जा रहा है। तो ठीक है, आपकी बात जी मैं थोड़ा सा ये मान लेता हूँ कि नेताओं की वजह से और इस समाज की जागृति की वजह से ये होगा। साथ ही मैं जी बता जी देना चाहता हूँ कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भारत के संविधान में आर्टिकल 340 का प्रावधान किया गया है, और जी आर्टिकल जी 340 के प्रावधान के अनुसार जो है काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, और काका कालेलकर आयोग ने जो है जो रिकमेंडेशंस दिया था, उस रिपोर्ट को जब जवाहरलाल नेहरू के समक्ष रखा गया तो उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में रखवा दिया गया, उसको रिपोर्ट धूल छाप करी, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद जो है दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसे हम मंडल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो मंडल कमीशन ने 27% रिकमेंडेशन दिया। 1980 में उसकी रिपोर्ट आई थी, और 1980 से लेकर के 90 तक वो धूल छाटती रही। ये सामंतवादी प्रवृत्ति, ब्राह्मणवादी प्रवृत्ति के कारण जो है जो आजाद भारत के जो शासक थे उनकी ऐसी प्रवृत्ति रही, वो जो इस पिछड़े वर्ग को शासन प्रशासन में आने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने 10 साल तक फिर इसको जो है पेंडिंग रखा। उसके बाद फिर जो है 90 में उसे लागू किया गया 27%, और वो भी आधा अधूरा लागू किया गया।
तो फिर भी जो है ये लागू किया गया, तो आज भी जो है वो 27% भी पूरा नहीं हो पाया, नौकरियों पर बैन है, तमाम तरह के जो है उसके साथ व्यवधान लगा करके जो है लगाया जाता है। तो मैं प्रकृति की ओर चलना चाहता हूँ। आदरणीय छवि जी, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम आप लोगों को आज आमंत्रित किए हैं। तो आपके दृष्टि से जो है ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? आपने मुझे ये मंच थोड़ा दिया तेज आवाज में तो बोलिएगा, मैं तेज आवाज में इसके बोलिएगा थोड़ा। आपने मुझे ये मंच दिया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं इस मंच को बार-बार धन्यवाद कहती हूँ। और अब जब मैं अपनी बात शुरू कर रही हूँ, तो मैं आप सबसे एक निवेदन भी करती हूँ कि हो सकता है मेरे विचार आपको कहीं-कहीं अनुचित लगें, तो कोई भी मतलब आर्ग्यू करने के बजाय पहले हमारा सबका लक्ष्य एक है, हम सब ये जानते हैं। तो हमें उसी पे जाना है, तो कोई मतलब बीच में डिस्टर्ब ना करे तो अच्छा हो। मैं अपनी बात से शुरुआत से शुरू करती हूँ, इतिहास से जाती हूँ, आरक्षण क्यों ज़रूरी है वहीं से शुरू करूँगी और आगे बढ़ती जाऊँगी। तो थोड़ा-सा धैर्य के साथ सुनें, मैं पहले ही निवेदन कर रही हूँ। पहली बात, हाँ, आरक्षण क्यों ज़रूरी है? यही एक सवाल उठता है कि आरक्षण जब आता है, आरक्षण की वजह से हम जो लोग योग्य नहीं हैं, अयोग्य हैं, ये एक आरोप है। जो लोग आरक्षण लेते हैं, उन पे ये आरोप है कि जो लोग अयोग्य हैं उन्हें हम शासन में, प्रशासन में या उन्हें नौकरियों में डाल देते हैं, जो कि योग्य लोगों के लिए अच्छा नहीं है और योग्य लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार है। ऐसा आरोप लगाया जाता है। अब इस आरोप को का खंडन भी हम आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं और हम लोग करते भी आ रहे हैं। आरक्षण इसलिए लिया जाता है क्योंकि आप लोगों ने हमें प्रॉपर संसाधन ही नहीं दिए, ना तो राजनीतिक, ना आर्थिक और ना ही हमारी सामाजिक स्थिति अच्छी है। अब क्योंकि आपने हमारे संसाधनों पे कब्जा किया, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आप हमें आरक्षण दें। आरक्षण हमारा अधिकार है। मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ अपनी बात को। सामाजिक स्थिति क्यों कमजोर है? क्योंकि हमारी राजनीतिक और आर्थिक स्थिति कमजोर है। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। सामाजिक स्थिति कमजोर होने का एक बड़ा कारण है, जो अभी विनोद जी ने भी एक बात कही। विनोद जी ने कहा कि हम ऊंची जातियों के सामने दब जाते हैं और नीची जातियों से नफरत जैसा भाव है। ये जो जाति परंपरा है, जाति परंपरा अपने आप में जितनी बड़ी समस्या, उससे बड़ी समस्या है जाति के कारण हीन भावना का बोध। मैं एक कश्यप समाज से बिलोंग करती हूँ और मुझे अपने इतिहास पे गौरव है। हम सभी जातियों को अपने गौरव को जागृत करना ही होगा। मैं केवट के परिवार की हूँ और अगर मैं केवट की बात करती हूँ, तो श्री रामचंद्र को उन्हें टैक्स देना पड़ा था, यानी वो अपने आप में एक शक्तिशाली वंश रहा होगा उस समय। हमें इतिहास को नए आंखों से, नई तरीके से देखना होगा, ये भी जरूरी है। तो हमें अपने ऐतिहासिक गौरव को भी जागृत करना होगा, ताकि हम अपनी हीन भावना से मुक्ति पा सकें। ये बहुत जरूरी है, योग्य होने के लिए भी और आगे बढ़ने के लिए भी। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि कोई भी व्यक्ति 50% से अधिक को आरक्षण नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इससे योग्यता जो है वो प्रभावित होगी और गुणवत्ता की कमी होगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किसी वर्डिक्ट में कहा है। मुझे वर्डिक्ट नहीं याद है, फैक्ट्स वैसे भी कमजोर ही हैं। तो हम बात कर लेते हैं। अभी जब जनरल की बात आई, तो वहां पे 10% आरक्षण को मान्य कर लिया गया और अभी 40% केवल अनरिजर्व रह गया है। अब 27% में ओबीसी ही क्यों, ये सवाल उठता है। इससे भी ज्यादा जरूरी ये आ जाता है, क्या हमारे पास कुछ ऐसे तथ्य है जिससे हम ये साबित कर सके कि ओबीसी के साथ भेदभाव आता है? तो हाँ, मेरे पास कुछ है, मैं आपको वो बता देती हूँ, क्यों जरूरी है ये भी बता देती हूँ। दरअसल मुझे लगता है कम से कम 2 ऐसे कारण हैं जिसके कारण हम ये बात कह सकते हैं जोरदार तरीके से कि हमें ओबीसी हमें प्रतिनिधित्व चाहिए। ये सवाल उठता है, प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए? योग्यता खराब होगी, हम उसके लिए कह सकते हैं प्रतिनिधित्व क्यों चाहिए। उच्च शिक्षा में आरक्षण, पिछले दिनों 3 पॉइंट रोस्टर काफी आया था, हवा में था, और क्योंकि मैं उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने उसे काफी रिसर्च किया था और कुछ तथ्य जो मेरे सामने आए, मैं वो आपको बता रही हूँ। 1997 से पहले उच्च शिक्षा में कोई रिजर्वेशन नहीं था, 0 रिजर्वेशन था। 1997 से पहले एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी सीट किसी ओबीसी के पास नहीं थी, किसी एससी के पास नहीं थी। तो क्या ओबीसी और एससी इतने मूर्ख हैं कि वो उच्च शिक्षा में एक व्यक्ति भी नौकरी नहीं पा पाया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में? और वही ओबीसी एससी अगर इतने मूर्ख हैं, तो फर्स्ट रैंक पे आने वाली टीना डाबी भी उसी समुदाय से बिलोंग करती है, फर्स्ट रैंक पे आने वाला कनिष्क कटारिया भी उसी समुदाय से बिलोंग करता है, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास उदाहरण हैं। हम उन्हें गिन सकते हैं कि जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं और हर साल यूपीएससी और जाने कितने एग्जाम में वो टॉपर में होते हैं। वो इतने मूर्ख है कि एक भी व्यक्ति
उच्च शिक्षा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट तक नहीं ले पाता, तो ये भेदभाव नहीं है तो क्या है। आगे आते हैं, आंकड़े और ज्यादा चौंका देंगे। 2007 में ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू होता है। 2007 से पहले तक एक भी सीट एक ओबीसी को नहीं मिलती किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। आज भी जो आंकड़े हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं, और ये 2016 की एक आरटीआई किसी ने डाली थी, उसी आरटीआई का मैं डेटा दे रही हूँ। ये सारा डेटा आरटीआई बेस्ड है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का अपने पास से कुछ नहीं दे रही हूँ। तो हम देख लेते हैं, आज हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ओबीसी एसोसिएट प्रोफेसर होंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। क्या कोई मुझे इस बात का आंसर दे सकता है? जी जी जी, बहुत नगण्य, बहुत कम है। आप प्लीज कंटिन्यू। जीरो, ये संख्या जीरो है। खतरनाक बात यह है कि ये संख्या जीरो है, यानी 2007 से अगर लागू होता है, 2007, 8, 9 के आसपास भर्ती हुई होगी, यानी 2019 एसोसिएट प्रोफेसर होने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब जाकर के कोई एसोसिएट प्रोफेसर के लिए टर्न हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो ये आंकड़ा 2017 का है। तो 2017 तक एक भी ओबीसी कैंडिडेट एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है। प्रोफेसर की तो बात ही छोड़ दीजिए। अगर हम एससी की बात करते हैं तो एससी समुदाय की स्थिति 4% है, जबकि उनका रिजर्वेशन 21% या 22% तक जाता है। ठीक है, एसटी की भी स्थिति भयानक ही है, और यही एसोसिएट प्रोफेसर की मतलब एसोसिएट प्रोफेसर की एससी आज भी 6% है। असिस्टेंट प्रोफेसर में जरूर थोड़ा सा महत्व मिला है, लेकिन वो कितना महत्व है ये भी दिखाई दे जाता है। 2007 से आरक्षण लागू होने के बाद लगभग 13 साल बीत गए। चलो हम 10 मान लेते हैं, मेरे पास 2017 का आंकड़ा है। 10 साल के बाद केवल और केवल 20% ओबीसी सेलेक्ट हो पाए हैं, केवल 20%। यद्यपि उन्हें आरक्षण भी कमी है 27%, यानी उनका आरक्षण नहीं। एससी केवल 12% सेलेक्ट हो पाए हैं। ऐसा क्यों है? क्या वो मूर्ख हैं? नहीं, वो मूर्ख नहीं है। दरअसल ये भेदभाव एक चलता आ रहा है, हमें इसे साबित करना ही होगा। ये वो मूर्ख नहीं है। अगर वो मूर्ख होते तो वो हर एग्जाम में मूर्ख होते, और वो लगातार टॉप कर रहे हैं एग्जाम्स में। ये साबित करता है वो मूर्ख नहीं है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। दूसरी चीज, खास तौर से उत्तर प्रदेश के बारे में मैं ये कहूंगी, उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाल दिया। जी हम ना प्री में तो कोई रिजर्वेशन नहीं लागू करेंगे, जब फाइनल सूची आएगी तब केवल रिजर्वेशन लागू होगा, केवल एक फेज में। आप ठीक है, आप केवल एक फेज में लागू करते हैं। अगर आप हम कहते हैं आप एक फेज में भी लागू मत करो, आप हमें प्रतिनिधित्व के हिसाब से आरक्षण दे दो। या तो आप उसे प्रत्येक फेज में आरक्षण को लागू करो, या तो फिर आप हमें प्रतिनिधित्व के हिसाब से आरक्षण दो। ये हमारा अधिकार है, हम भीख नहीं मांग रहे। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी कंटिन्यू करिए जी। तो मैंने केवल यही कुछ तथ्य निकाल के रखे हुए थे। इससे मेरा मतलब पूरा जो आपने कहा कि ओबीसी को क्यों देना चाहिए, मैंने उसे इस पे पूरा काम किया था। और दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है हमें अपने समाज के लिए करनी चाहिए, वो इससे इतर है। वो ये एक डायलॉग है किसी फिल्म का शायद, कि हमें जीने के लिए अपने गुर्दों में दम होना चाहिए। तो हमें इसलिए करना पड़ेगा, अपने गुर्दे हमें मजबूत करने पड़ेंगे अपने आप को यहाँ पे इस भीड़ में सरवाइव करने के लिए। और इसके लिए हमें अपने आसपास संसाधनों को जुटाना होगा। और ये संसाधन अपने लिए नहीं जुटाने, ये संसाधन अपनी प्रतिभाओं के लिए। जो हमारी प्रतिभाएं किसी बस्ती में, किसी गरीब सी बस्ती में, किसी गरीब सी झोपड़ी में मर जाती हैं, सड़ जाती हैं, उन पे कोई ध्यान नहीं देता। हमें सवर्णों से ये चीज सीखनी चाहिए। उनके यहाँ कोई प्रतिभा होती है तो पूरा समाज आगे आके उसे शिक्षा देता है, उसे आगे ले जाता है कि हाँ ये आगे बढ़ेगा तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये चीज हमारे अंदर नहीं है, ये चीज हमें सवर्णों से सीखनी चाहिए। ये दूसरा पहलू है। आरक्षण क्यों जरूरी है वो तो है ही, लेकिन हमें अपने समाज के लिए क्या करना है ये मैं उस पे बात कर रही हूँ। तो हमारे पास जो संसाधनों की कमी है जिन लोगों के पास, उनके लिए हमें संसाधन जुटाने होंगे जिनके पास संसाधन हैं, ताकि वो लोग आगे बढ़ सकें और हमारे समाज के लिए काम कर सकें, और उन सीटों पे अपना अधिकार जमाएं जिनके वो वास्तव में अधिकारी हैं, और केवल गरीबी के कारण या किसी और वजह से, पिछड़ा समाज में पिछड़ा होने के कारण उस पे नहीं पहुंच पाते। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए सीढ़ियां प्रदान करें, या हम उनके लिए सीढ़ियां बने। और अब अगर तीसरी अंतिम बात मैं कहूंगी अपनी महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, हमें अपने हर समाज में महिलाओं का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और ओबीसी क्योंकि एक पिछड़ा समाज है, तो यहाँ पर तो महिलाओं का पढ़ा लिखा होना अत्यंत जरूरी है। क्योंकि महिला, हम लोग शायद हमारे यहाँ पे सब लोग इतने रिच नहीं होंगे, पिछड़ा हुआ समाज है, हम जानते ही हैं।
यहाँ आर्थिक संसाधनों की कमी है, हम जानते हैं, लेकिन अगर हम अपनी महिलाओं को अच्छी शिक्षा देती हैं तो वो हमारे आगे हमारी जनरेशन को, नए बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती हैं, उनके साथ सहयोग कर सकती हैं। तो हमें उन्हें ज़्यादा पढ़ाना ही होगा ताकि समाज आगे बढ़ सके। समाज को आगे बढ़ाने में जितना योगदान एक पुरुष का है, उससे कहीं ज़्यादा एक महिला का होता है, क्योंकि महिला पे उसका भविष्य भी टिका है। तो मुझे लगता है कि हमें, तीसरी और अंतिम बात मेरी यही है कि हमें महिलाओं को भी आगे बढ़ाना चाहिए। आरक्षण क्यों ज़रूरी है और आरक्षण को प्रतिनिधित्व क्यों ज़रूरी है, मैंने इस पर बात की। हमें हमारे समाज के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात की, और जी, जी। महिलाओं को क्यों जी, बढ़ाना जी, चाहिए। फिर आपको समय देंगे हम। जे देखिए, आपका ये कहना बहुत सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इस दबे कुचले वंचित समाज के लिए शासन प्रशासन में हिस्सेदारी की आवश्यकता है। तो आरक्षण जो है कोई नौकरी नहीं है, कोई भीख नहीं है, कोई जो है ये बैसाखी नहीं है, ये हक और अधिकार है, ये प्रतिनिधित्व है। और प्रतिनिधित्व का मतलब होता है हिस्सेदारी, और हिस्सेदारी होती है कहाँ पर? शासन में, प्रशासन में, धन में, धरती में, रोजी में, रोजगार में, और देश के प्रत्येक साधन संसाधन में हिस्सेदारी होती है, और वो भी उसकी आबादी के हिसाब से। और जिन लोगों के हाथ में शासन सत्ता रही है, जो सदियों से वर्ण व्यवस्था का ही अगर जिक्र करके, वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण के पास सारे संसाधन थे, क्षत्रिय के पास आर्थिक राजनीतिक शक्तियां उसके पास थी, वैश्य के पास जो आर्थिक गतिविधियां थी सब उसके पास में थी। तो इस तरह से ये सदियों से दबाए हुए लोगों को जो है हिस्सेदारी की आवश्यकता है। तो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के पास ये सारे साधन संपन्न थे। सारी सृष्टि, जैसे लोग अभी इन्होंने श्लोक भी बनाया था, सारी सृष्टि ईश्वर के अधीन, ईश्वर मंत्र के अधीन, मंत्र ब्राह्मण के अधीन। तो इस तरह से कह के प्रचारित किया जाता है। तो सारे जब साधन उसके हाथ में आ गए तो शूद्र वर्ण को केवल सेवा का अधिकार दिया गया, सेवा का ही ड्यूटी दी गई, उसे केवल ये कहा गया आपको 3 वर्णों की सेवा करना है। तो इसे ये जो शूद्र वर्ण है, जो वर्तमान में जो आबादी है देश की, वो जो है वो 2 वर्ग की है, एक उच्च वर्ग और एक निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और निम्न वर्ग में जिसे पिछड़ा वर्ग कहते हैं, एससी, एसटी, ओबीसी और एनटी, डीएनटी, पीजेएनटी, इसी भी जातियां हैं। तो जो है वर्ण व्यवस्था के अंदर का शूद्र वर्ण और वर्ण व्यवस्था के बाहर के अछूत लोग जो आजकल एससी एसटी कहे जाते हैं, तो जो वर्ण व्यवस्था के अंदर के जो शूद्र हैं वो उनके लिए संविधान में आर्टिकल 340 आया, जिसे हमने एसईबीसी की बात कही है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की बात की। साथियों, हम आपको बता दें, हमारी बहन ने बहुत अच्छे तरीके से हमने पढ़ रखा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये एसईबीसी क्या है। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग जिनके साथ अछूतपन का व्यवहार होता है, उसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग जिनके अंदर कबीलाई गुण होता है, उसे यानी ट्राइबल ट्रेट होता है, उन्हें हम एसटी कहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोग जो एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं है, वो जो है ओबीसी के लोग हैं। तो ओबीसी माने अदर बैकवर्ड क्लास है। तो इन सभी को आर्टिकल 340, इन सभी को आर्टिकल 16(4) के आधार पर उनको एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात कही गई है। आर्टिकल जो 16(4) कहता है पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए पिछड़े एनी बैकवर्ड क्लास रीजन ऑफ इंडिया को। तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व का मतलब है उसको उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। साथ ही शेड्यूल कास्ट को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी तो भारत के संविधान लागू होने से ही मिल रही है। शेड्यूल ट्राइब को भी उसी समय से मिल रही है, मगर ओबीसी को नहीं मिल रही। इसी विषय पर आज हम लोग अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो ओबीसी के लोगों को अब क्या करना चाहिए, मैं इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए आना चाहता हूँ आदरणीय विनोद जी के पास। तो जब ओबीसी इस तरह से प्रताड़ित है, अभी बहन ने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी है, तो अब आप ये बताइए कि इस ओबीसी को करना क्या चाहिए। माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। समाज अगर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए तो वो अधिकारों को हासिल करने में उसे देर नहीं लगेगी, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था है और संख्या सबसे ज्यादा है इस वर्ग की। सत्ता तो यही दे रहा है दूसरे वर्गों को, लेकिन ये समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं है। उसका कारण है पिछली 4 युगों से चली आ रही, तथाकथित 4 युगों से चली आ रही प्रथा और व्यवस्था, जिससे इनकी मानसिकता को इस कदर प्रभावित किया गया है कि आप एक गांव में जाइए, गांव में आप देखिए, खेत में काम करता है एक मजदूर आदमी, वो खेती हर मजदूर कहलाता है, लेकिन वो कर तो खेती रहा है ना। और अगर वो खेती कर रहा है तो वो भूमिहीन किसान है। तो जब जमींदारा खात्मा अधिनियम देश में लागू हुआ, देश की आजादी के बाद, तो जमीन उन लोगों को दी गई जो बिचौलिए थे, जो खेती किसी और से करवा रहे थे। तो अभी आपको पता होगा बिजनेस में कि बिचौलियों को कैसे निकाला जाए। अभी भी बिचौलियों के पास जमीन है, बिचौलिए किसान बने हुए हैं, और जो वास्तविक किसान है वो खेती और मजदूर
वास्तविक किसानों के पास जमीन अभी तक नहीं आई। ये एक मैंने एक उदाहरण दिया है, क्योंकि इस देश में जो आजादी हुई, आजादी के बाद जी जो लाभ हुआ, वो लाभ उन लोगों को हुआ जो सदियों से, युगों से इस देश के शूद्र वर्ण को, तथाकथित रूप से इनको शूद्र को नाम दिया गया है, कि गरीब जातियों को, इस वर्ग को जी जी गुलाम बनाए हुए थे। और उन्होंने देखा कि जब भी अंग्रेजों का शासन रहा हो या मुगलों का शासन रहा हो, जब भी इन वर्गों के अधिकारों की आवाज उठी, इन वर्गों ने, जो इन्हें सदियों से जी गुलाम बना के रखे हुए हैं, इन्होंने उन सत्ताओं के जी खिलाफ जी खूब खेल दिया। ये जो अंग्रेजों को जी भारत छोड़ो आंदोलन चला, ये चला, और अंग्रेजों को भगाने की अभियान यहाँ से चला गया, वो चला जी गया साइमन कमीशन के बाद। और साइमन कमीशन में पिछड़ों, दलितों की जी भागीदारी की बात थी। तो उन्होंने देखा कि अगर अंग्रेज ने ऐसा कर दिया, उनकी सत्ता है, तो ये जी पिछड़े और दलित वर्ग जी जी बराबर आ जाएंगे तुम्हारे। तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चला दिया और इन दलित जी और पिछड़े वर्गों को, इनको जो है आजादी के नाम पर बहका लिया। अब धर्म के नाम पर बहकाया जा रहा है, पहले जी आजादी जी के नाम पर बहकाया गया था। लेकिन अल्टीमेट जो उद्देश्य उनका था, वो इनकी सत्ता को, इनके अधिकारों को, इनके संसाधनों को कब्जा जी बनाए रखने का था। और अभी जी भी जी वही चल रहा है। तो ये हमारे लोगों को समझने की जरूरत है। ये समझेंगे कब? आप एक बात देखिए, गांव में जाके जो खेत में काम जी करता है, उसके मन में ये भावना नहीं है खेती करते हुए भी कि मैं किसान जी बनूं। वो समझता है कि मैं तो मजदूर हूँ, जी जी मेरे भाग्य में मजदूरी है जी और मैं तो मजदूरी करूंगा। जी 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 अगर उसके मन में ये भावना पैदा हो जाए कि मैं खेत में काम करता हूँ, तो इस जमीन पे मेरा अधिकार होना चाहिए, जी जिस जी दिन ये भावना उन लोगों के अंदर पैदा हो जाएगी, उस दिन जी आंदोलन भी खड़ा हो जाएगा, उस दिन जी उन्हें पट्टे भी मिलने लगेंगे, उस दिन उन्हें जी जी हिस्सेदारी भी मिल जाएगी। और वही जी लोग, जो सत्ता में आने वाले लोग हैं, वही उनके लिए मैनिफेस्टो में नियम भी बना, क्योंकि उन्हें जी तो सत्ता में जी आराम से आना है। जी तो जी ये वर्ग जागरूक नहीं है अपने संसाधनात्मक अधिकारों के प्रति, आर्थिक अधिकारों के प्रति, राजनीतिक जी अधिकारों के प्रति, और उसके जी साथ जी साथ आध्यात्मिक और धार्मिक अधिकारों के प्रति। आप जी जी देखिए, तो पूजा करवाने का अधिकार ब्राह्मण को है और जी पूजा करने का अधिकार हमको है, और हमारे में जी से जी कुछ लोगों को वहां घुसना, घुसने का भी अधिकार है। अरे जब जी तक जी पूजा करवाने का अधिकार भी हमारा नहीं होगा, धर्म की शिक्षा देने का अधिकार भी हमारा नहीं होगा, तब तक हम जी बराबरी पर नहीं आ सकते। तो जी धर्म जी पे जी भी हमारा अधिकार होना चाहिए, जी और शिक्षा पे भी हमको उतना ही अधिकार होना चाहिए, जी राजनीति में जी भी हमारा उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, जी संसाधनों जी पे भी हमारी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और जी जी जब तक ये हिस्सेदारी का भाव हमारे लोगों के मन में जगेगा नहीं, तब तक वो उसे मांगेंगे नहीं, और जब जी तक वो जी उसे मांगेंगे तब तक उन्हें मिलेगा नहीं। तो जी जी ये जागृति पैदा करना, हमारे और जी आपके जैसे लोग, और वो जी लोग जो नेतृत्व दिशा में काम कर रहे हैं, वो लोग जी जो जी राजनीतिक दलों में हमारे प्रतिनिधित्व का काम कर रहे हैं, वो लोग जी जिन्होंने राजनीतिक संगठन बनाए हुए हैं, वो लोग जी जिन्होंने जी सामाजिक संगठन बनाए हुए हैं, उन्होंने जी अपनी नीतियां रखनी चाहिए। आप देखिए, आरक्षण से जी बड़ा तो हमारे समाज का कोई मुद्दा ही नहीं है, और केवल जी आरक्षण भी मिल जाए तो भी हमारा काम नहीं होगा। जी जी इस जी देश में मुश्किल से 1 या 2 करोड़ या 4 करोड़ नौकरी होगी, लेकिन हमारी जी जी संख्या तो 50-60 करोड़ है, 70-80 करोड़ है, 100 करोड़ के लगभग है। तो 100 करोड़ जी लोगों को अगर पूरे अधिकार चाहिए, तो जमीनों पे भी अधिकार चाहिए ना, व्यापार पे भी अधिकार जी चाहिए ना। ये जी अधिकार जी जी जगाना और उन अधिकारों के प्रति ललक लगाना, ये नेताओं का काम जी है, जागरूक लोगों का काम जी है, पढ़े लिखे लोगों का काम जी है, बुद्धिजीवियों का काम जी है, जी और इस दिशा में जी बुद्धिजीवियों को काम करना पड़ेगा। और हम और आप जैसे लोग जी थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन जो आपसी रस्साकशी है जी हमारे लोगों की, वो भी दूर करनी जी पड़ेगी, जी और समन्वित होकर काम करना पड़ेगा। बाकी काम मुश्किल नहीं है, लेकिन जागृत होना जी जी और लोगों को जागरूक करना, ये जरूरी है। जी जी लोगों को उनके जी अधिकारों जी के जी प्रति ध्यान कराना। जी तो जी जी एक ललक लगाने बहुत की अच्छी बात जरूरत है, महत्वाकांक्षाएं जगाने की जरूरत है। और अभी जो ये हमारी बहन ने कहा, छवि ने, कि हमारे अंदर हीन भावना नहीं होनी चाहिए, तो ये जो हीन भावना जी कूट कूट के भरी समाज के अंदर, ये जी सुपीरियरिटी की भावना हमें अंदर लानी पड़ेगी। क्योंकि जी जी एक बात कही शास्त्रों में कि जो जी सेवा ही, ने भी कहा तुलसीदास ने, जिसने इतना जातिवाद फैलाया और गलत गलत बातें लिखी हुई हैं जी रामचरितमानस में, जी उसने भी कहा जी परित सरित धर्म नहीं भाई। तो जब परित जी सरित धर्म नहीं भाई, तो धर्म का सबसे
ऊंचा ओहदा वाला तो फिर सुधर होना चाहिए, क्योंकि परित तो वही कर रहा है, परोपकार तो वही जी कर जी रहा है, सेवा तो वही जी कर जी रहा है। जब जी धर्म है तो फिर उसने जी फिर उसको नीचा किया क्यों? उसका कारण जी है जी क्योंकि उसे संसाधनों से विहीन कर दिया गया है, उससे जी जी संसाधन जी छीन लिए गए। और जी जी टेक्निकली वो स्ट्रोंग है, जो बिना जी जी संसाधनों के 4 युगों से सर्वाइव कर रहा है, वो स्ट्रोंग है, वो टेक्निकली भी जी स्ट्रोंग है, वो बुद्धि से भी स्ट्रोंग है, और वो योग्यता में भी ज्यादा है। लेकिन उसके जी जी संसाधन छीने गए हैं, इसलिए उन जी संसाधनों पे अधिकारों की आवाज आरक्षण जी से भी पहले और उससे भी जी ज्यादा हमें उठानी पड़ेगी, और उन लोगों जी को जी जागृत करना पड़ेगा। आरक्षण तो जी हमारा एक आंशिक अधिकार है, आरक्षण जी तो उस जी दिशा में बढ़ावा एक मात्र कदम है। हमें तो जी समस्त संसाधनों का अधिकार की आवाज उठानी चाहिए, और हमारे लोगों जी को जी खुलकर उठानी जी 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 चाहिए। ये जी मेरा जी जी होना जी चाहिए। जी जी फिर मैं आपको लूंगा विनोद जी। ये आपने बात की है कि जो है हमारा जो दायित्व है, ये जो है कि शासन प्रशासन के अलावा देश के प्रत्येक साधन और संसाधन में, देश के प्रत्येक साधन संसाधन क्या है, जैसे न्यायपालिका है, सेना है, और जो रेलवे है, रेलवे के बहुत सारे ठेके हैं, हर जगह की ठेके की प्रथा है, हर विभागों में खरीदारी है, तो हर खरीदारी में भी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। देश के रेलवे में उच्च कमांडिंग पदों पर भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। न्यायपालिका में जो 99% जो ब्राह्मण बन के बैठा हुआ है जज, वो उसको में भी हिस्सेदारी चाहिए। तो इस तरह से जो देश का कोई भी साधन ऐसा ना बचे जिसमें हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। तो इसी के लिए हमने आज ये कार्यक्रम लगाया है, और हम अपने साथियों को बता रहे हैं कि ओबीसी को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और एआईबीसी टीवी दबे कुचले वंचित समाज की एक सशक्त आवाज बनाना चाहता है, उनके अंदर छुपी हुई शक्ति को निकाल करके आगे लाना चाहता है, उनके अंदर छुपी हुई हीन भावना को उखाड़ फेंकना चाहता है, और उसी की दृष्टि से हम ये काम कर रहे हैं। तो मैं अब चलना चाहता हूँ धर्मेंद्र जी के पास। धर्मेंद्र जी जो है जनता जागृति मिशन के अध्यक्ष भी हैं। और धर्मेंद्र जी, आप कैसे काम कर रहे हैं जनता जागृति मिशन में, जो है जनता को कैसे जागरूक कर रहे हैं अपने अधिकारों के प्रति? आप माइक अनम्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट हुआ नहीं अभी हुआ नहीं, छोड़ अब दीजिए। हुआ? जी हो, हाँ हो गया, हो गया। जी 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 हो गया ना? जी जी हाँ जागृति सेवा संगठन के जी द्वारा गांव-गांव जाके जहां हमारा शोषित समाज, जी पिछड़ा समाज है, और जो दबा कुचला समाज है, वो हमारा ही जी जी अति पिछड़ा समाज है, जो कि घर घर जाके हम लोग जी एक ललक जगा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं ये आरक्षण कोई जी ठीक जी नहीं, अधिकार है हमारा। आज जिस विभाग में देख लीजिए, ओबीसी नीचे है और सर्व जाति के लोग ऊपर हैं। जी 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 हैं? और जितना ओबीसी जब जी तक एक नहीं होगा, तब तक हम लोगों में कोई भी एक जी चिंगारी नहीं लगेगी। एक हो, एक बना के एक चिंगारी बने, जी एक मिसाल बने, जो उसके जी साथ साथ हम लोग लड़ाई लड़ सकें ओबीसी की। किसी को तो आगे आना है। अगर ओबीसी की लड़ाई लड़ना है तो सब ओबीसी जितने भी वर्ग के लोग आते हैं समाज के, जी जी तो जी जी उनको एक होना पड़ेगा, और एक होके एक मंच पर एक लड़ाई का आह्वान करना होगा कि हम लोग अपना अधिकार मांगने को अब सक्षम हैं। हम नहीं पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे आने वाली जो जनरेशन है, उसको तो अधिकार मिले, नौकरी में या बिजनेस जहां भी हो। तो यही है कि डॉक्टर साहब, जब तक हम लोग एक नहीं होंगे, आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, और ऐसे ही हमारे समाज पर अत्याचार होता रहेगा पिछड़ों पर, और हम सहन करते रहेंगे। ये जो जागृति अभी एक आपने जो बताई है, एक ये अधिकार लेने की बात है, ये जो जागृति जो मिशन है आपका, जनता जागृति मिशन जो है, ये कब आपने गठन किया था? इस समय इससे संबंध में भी, क्योंकि पिछड़ी जातियों में आप काम कर रहे हैं, इसका एक कदम साबित होगा। ये कब गठन किया था? ये कब तक कहाँ तक इसका विस्तार है? ये 2018 में इसका रजिस्ट्रेशन कराया था, 17 में, सॉरी, और 55 जिलों में इसका विस्तार है, और पूर्वांचल में भी है, पश्चिम में भी है, मध्य में भी है।
इसके लिए हम लोग बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं जी और अपने भी संगठन के पदाधिकारी जुड़ते हैं, आते हैं, स्वागत है उनका और उन लोगों को यही समझाते हैं, अति पिछड़ों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं जी और जी जब तक हम लोग मिलकर लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ नहीं जी होगा। आप जी जी हम जी सब जी बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब से हम जुड़ गए हैं, डॉक्टर साहब के द्वारा भी एक लड़ाई लड़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है जी 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 और साथियों, आगे मैं भी लड़ेंगे। धर्मेंद्र जी मेरा पूछने का, जी जी बोलिए 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 और धर्मेंद्र जी। अभी मैं एक और थोड़ा बताना चाहूंगा, अभी हमारे अपने समाज की बेटी पर एक 2 लोगों ने अत्याचार बलात्कार भी किया है, जी तो उसकी भी जी जी लड़ाई हमारा संगठन लड़ रहा है फर्रुखाबाद में जी जी यहाँ। और जी कल मेरा एक धरना भी है बहुत तगड़ा फर्रुखाबाद में समाज के प्रति जी 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 न्याय जी दिलाना और अति पिछड़ों के लिए जी हम लोग हमेशा खड़े हैं और कहना यह है कि जब तक एक नहीं होंगे तब तक कुछ हम लोग कर नहीं सकते हैं। जी 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 हमारा यही मकसद है कि जो समाज की जो दबी कुचली जातियां हैं, जो ओबीसी में आने वाली जी सारी जी जातियां, जी 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 सभी के अंदर ये जो और ललक हो, ये अपना हक अधिकार पाने की ललक जो हो। जी कुछ कहना चाह रहे धर्मेंद्र जी, और जी कुछ मैं कहना चाह बताना रहे चाह थे। रहा हूँ जो जो छवि जी ने अभी बताया है, मैं बड़ा धन्यवाद देता हूँ इनको अपनी तरफ से जी कि जेंट्स तो हैं ही, पुरुष तो हैं ही आगे, जी 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 लेकिन शिक्षा में लेडीजें भी आगे आए, महिलाएं भी हमारी आए, माता जी बहनें भी आए, जो जी हम जी सब लोग मिलकर एक लड़ाई लड़ सकें। जी 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 हमारा समाज डरता है कहीं धरना प्रदर्शन या कुछ लड़ाई लड़े तो कहीं कहते हैं केस लग जाएगा, जी कहीं कुछ करते हैं, किसी के दबाव में जी आके जी घर से नहीं बाहर निकलते हैं। जी ये जी हम लोगों को मानसिकता बदलनी पड़ेगी, हमारे पिछड़ों को। जी 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 और जी ये सबसे पहले मानसिकता बदलने मानसिकता के अगर नहीं, लिए हाँ मानसिकता नहीं बदलेगी तब तक हम लोगों का कहीं कल्याण नहीं होगा। नहीं होगा। जैसा कि जी अभी 99% जज ले लीजिए, आप एसडीएम ले लीजिए, डीएम, मतलब जो भी ले लो, आईएसपीसीएस, और जो अति पिछड़े जी इस जी उनके बराबर उनसे ऊंचे रैंक में आते हैं लेकिन उनको नहीं लिया जाता है। अभी जी अपने जी समाज के गौड़ समाज के थे, शायद श्याम बाबू जी जी थे ना, वो सिपाही से एसडीएम बने हैं, जी जी हाँ हाँ श्याम बाबू, याद है डॉक्टर साहब आपको? पता नहीं श्याम बाबू एग्जाम्पल का है नाम है अभी उसका, नए तो मुझे प्रकरण नहीं मालूम। हाँ एग्जाम्पल दो है, दिन होता है ये इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उनके हाथ में, जो नीचे से प्रमोट होता है उनको वो नीचे ही रखना चाहते हैं, ऊपर नहीं ले जाना चाहते। ये एक समस्या है। फिर मैं आऊंगा आपके पास, मैं छवि जी के पास चलूंगा। साथ ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ इस चीज की, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों इसकी, इस पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन की, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग एसोसिएशन की, या एआईबीसी टीवी की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि आज जो है लॉकडाउन है, और लॉकडाउन में फिजिकली बैठ के हो नहीं पा रही हैं, और जो जब बैठ के नहीं हो पा रही तो लोगों से संपर्क कटा हुआ है सबका, तो ये इसकी उपयोगिता बढ़ जाती है ये जो है सोशल मीडिया की, और इसमें ये चैनल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा हम लोगों ने इसका सहारा लिया है आप तक हमारी आवाज जाने का। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जब तक हम एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो जो जातियां हैं, जातियों के जो छोटे छोटे संगठन बने हुए हैं, हमारा एक मकसद ये भी है, जो जातियां हैं हमारी जो है, अभी मंडल कमीशन ने बताया था कि जो 6,743 जातियां, जिसमें 3,743 जातियां केवल ओबीसी की हैं, और हर जाति के संगठन है, उसकी उपजाति के भी संगठन है, और कहते हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर वो किसकी लड़ाई लड़ रही है बात समझ में नहीं आती। तो हमारा एआईबीसीए टीवी का एक मकसद ये भी है कि जो अलग अलग जातियों और उपजातियों के जो संगठन बन रहे हैं उनको, यानी पिछड़े वर्ग की सभी जातियों को एक पिछड़े वर्ग में ध्रुवीकृत करने की जो है हमारी प्लान है, और हम इसीलिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम सभी जातियों के लोगों को जो है अपना विचार दे रहे हैं। तो आज का ये कार्यक्रम यही है। मैं छवि जी के पास चलूंगा आपसे। छवि जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने एक बात कही थी कि महिलाओं की जो भागीदारी शासन प्रशासन में कम रहती है, शिक्षा में कम रहती है, नेतृत्व में कम रहती है, तो जो है इसको प्रमोट करने के लिए अपनी बहनों को क्या निर्देश देना चाहती हैं आप, जो बहनें आपकी तरह दबंग आवाज लेकर के, बुलंद आवाज लेकर के सामने आए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं बहनों से पहले अपने भाइयों को, अपने पिताओं को, चाचाओं को, उन्हें ज्यादा कहना चाहती हूँ कि उन्हें आगे लाएं। हमारा जो जी समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, हम सभी जानते हैं, ठीक है। जी और क्योंकि यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज है तो पुरुष के पास ये अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार है।
निर्णय लेने जी का जी अधिकार क्योंकि पुरुष के पास है, इसलिए मैं ये बात पुरुष से कहती हूँ कि वो अपनी बहनों जी को, अपनी पुत्रियों को पढ़ाने के लिए खुद आगे आए। अगर उसकी पत्नी जी मना करे तो भी, क्योंकि पत्नी भी उसी समाज से पली बड़ी है, उसके जो जी जी मानसिकता है वो उसी जी पितृसत्तात्मक समाज से सिंचित है। तो हम उससे ये जी उम्मीद नहीं जी कर सकते वो ये कहे कि नहीं लड़कियों को पढ़ाओ, वो इतना जी जी जानती नहीं है। तो जी पहले जी पुरुषों को आगे आना होगा, निर्णय लेने की क्षमता उनके पास है, उन्हें जी आगे जी आना होगा और लड़कियों को जी पढ़ाना होगा। लड़कियां जो जी पढ़ लिख गई हैं उन्हें भी आगे आना होगा और वो अपने आसपास जी एक ग्रुप बनाए। हम उसके लिए अलग से एक विंग बना सकते हैं कि एक वुमेन विंग है, ओबीसी वुमेन जी विंग, जहाँ पे महिलाओं को जी आपस में सशक्त किया जाए। और इसमें एक बेनिफिट जी ये भी होता है वुमेन विंग का कि जो हमारा जी समाज है वो महिला वो बड़ा डरता है कि नहीं लड़की अकेली निकल रही है तो कुछ हो ना जाए। अगर विमेन जी विंग जी होगी तो उसका डर कुछ जी कम होगा, इसलिए विमेन विंग बनाने की तो बहुत ज्यादा जरूरत है। और जब जी तक जी जी महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक तो आप जी एक पहिए पे चल रहे हैं, कोई भी व्हीकल है वो कैसे एक पहिए पे खींच सकता है, पॉसिबल ही जी नहीं है। जी वो दूसरा पहिया जी जब तक जी आपका मजबूत नहीं होगा तब तक हम गाड़ी कहीं नहीं ले जा सकते। तो जी विमेन जी को जी आगे जाना तो बहुत जरूरी है और इसके लिए एक पहिया जो पहले से ही मजबूत है उसे कोशिश करनी पड़ेगी, उसे जी कहना जी पड़ेगा जी उठो भाई आगे आओ और जी मैं जी तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी माता तुम्हें मना करे, तुम्हारी बहन तुम्हें मना करे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारा भाई कैसे मना कर सकता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। पिता मना करते हैं तो जी भाई आगे आए, नहीं मेरी बहन है, इसमें हिम्मत जी मुझे जी जी देनी है। तो जी ये जी तो मैं बिल्कुल सही। पुरुषों को ही जिम्मेदारी दूंगी इसकी तो जी बिल्कुल। जी 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 बात बिल्कुल, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। पुरुषों को भी महिलाओं से पहले पुरुषों को ये बताने की जरूरत है कि अपनी बहन को, बेटी को, पत्नी को, माता जी को जो है वो सबसे पहले आगे करें, ताकि जो है उनका देखा देखी समाज आगे बढ़े और जो है उससे प्रेरणा लेकर के उनके बच्चे भी आगे आए। आपका विचार जो है स्वागत योग्य है। वो एक माइन्यूटली बात कही कि महिलाओं से पहले पुरुषों को कहने की आवश्यकता है कि वो अपनी, क्योंकि कोई भी लड़की है या महिला है, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, किसी की मामी है, किसी की भाभी है, किसी की चाची है, तो क्योंकि पुरुषों को ही सबसे ज्यादा पहल करनी होगी। और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि महिला को भी पहल करनी होगी। इस पर भी आप कुछ कहिए, महिला को भी पहल करनी होगी अपने आप आगे आने के लिए। मैंने बिल्कुल जी कहा जी हमें वुमेन विंग बनाने की जरूरत है। वुमेन विंग जी का जी जी तात्पर्य यही है कि वहाँ पे जी जी महिलाएं, मैं एक लड़की हूँ, मेरे जैसी 4 लड़कियां हो और जो लड़कियां गरीब जी हैं मैं उन्हें फ्री ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। मैं आज भी जी करती जी हूँ, जो जी लड़कियां मिलती हैं मैं करती हूँ। जी और इसमें जी जी मतलब बिना किसी को सोच के, तो ये तो हमें आदत विकसित करनी होगी, पहले पुरुष जी जी महिलाओं में और फिर महिला महिला में विकसित करेगी। जी क्योंकि जी जी अधिकार वर्तमान में सारे पुरुष के पास है, अधिकांश निर्णय लेने के जी सारे अधिकार उन्हीं के पास है, तो पहल तो उन्हें करनी ही पड़ेगी। हम जी जी महिलाओं से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पहल करें। और अगर मेरे मतलब मेरे पिताजी ने मुझे नहीं पढ़ाया होता, मेरे भाई ने मुझे आगे नहीं बढ़ाया होता, तो मैं भी पिछड़ गई जी होती। तो मेरे मामले में मेरे भाई ने शुरुआत की, यानी पुरुष जी ही कहीं था। तो ये बहुत ना जरूरी है, हमें ये बात ठीक है, समझनी लेकिन होगी। संविधान में महिलाओं के जो अधिकार बहुत सारे सुरक्षित हैं। एक जमाना था जब हमारे धर्म शास्त्रों में ये बताया गया था कि महिला नरक का द्वार है। बहुत सारे शास्त्र कहते हैं कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं, आजादी नहीं है। भारत का संविधान लागू हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल बनाया, उसमें महिलाओं को एक पुरुषों के अधिकार बराबर दर्जा दिया, बराबर का अधिकार दिया, एक नागरिक बनाया। पहले महिला नागरिक भी नहीं थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े काम की चीज है, हाँ, जब ये बिल्कुल। पहला जो अनुच्छेद है इंडिया दैट इज भारत है, और उसके बाद जो है ये है कि एवरी मतलब प्रत्येक भारत का नागरिक से संबंधित जो ये संविधान सभा में जो डिबेट होने लगी, तो कुछ ऐसे जो पुरुष, जो हिंदूवादी प्रकृति के जो लोग थे, उन्होंने कहा नहीं, प्रत्येक पुरुष लिखिए आप, नागरिक नहीं लिखिए। लेकिन नागरिक में जो है महिला भी आएगी, पुरुष भी आएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारत के प्रत्येक पुरुष को, क्योंकि वो उनके दिमाग में वो जो है पहले रूढ़िवादी छाया हुई थी, तो वो उसी को मनवाना चाहते थे। तो इस पर बड़ी डिबेट हुई, बहस हुई। तो उस पर अंत में ये बात हुई कि भारत के प्रत्येक नागरिक, मतलब इस देश का निवासी भारत का प्रत्येक नागरिक होगा। इस तरह से वो डिबेट चल रही थी इसमें। तो यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ी चीज हुई कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा, इसे नागरिक माना गया। और आज वो सारे अधिकार संविधान की वजह से मिल रहे हैं, तो उसको उसका लाभ उठाना चाहिए। और खासकर बिल्कुल पुरुषों को तो ये पहल करनी ही होगी जो है कि महिलाओं को आगे लाएं और जो है उनको बराबरी का हक दे, अपने साथ लेके चलें, पढ़ाए लिखाएं। तो ये बात आपकी बात बिल्कुल मैं इससे सहमत हूँ। और ये फिर मैं आपको फिर ये धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत करके इतनी बात बोल दी, कि सच्चाई है इसमें कि सबसे पहले रुकावट जो है अपने घर के ही लोग लगते हैं। मतलब उनकी भी एक गलती ये है कि उनको भी दिमाग में डर रहता है कि हमारी लड़की यहाँ अकेले जाएगी तो कहाँ जाएगी, कैसे होगी, उसको कमजोर समझता है। तो मेरा यहाँ एक निवेदन है कि हम लोग उसको छोड़ दें, उसको इमोशनली मजबूत करें, भावनात्मक तरीके से मजबूत करें, कि जो है वो
आने वाली हर परिस्थिति का मुकाबला करने के लिए तैयार है, अपने प्रति ईमानदार है, समाज के प्रति ईमानदार है, तो इस तरह से जो है वो सशक्त होगी, मजबूत होगी। क्या आपका भी यही कहना है कि जो है आप उसको इतना इमोशनली मजबूत होना चाहिए? जी, बिल्कुल, छवि जी। हमें इमोशनली मजबूत होने से पहले मजबूत होना चाहिए, उसमें कोई संदेह जी, नहीं, जी। और हमें जी। शारीरिक रूप से भी मजबूत होना चाहिए। जी, जी, एक जी, बिल्कुल सही। अजीब-सी बात है, ये मैं बिल्कुल तथ्यों पे जाऊँगी, यहाँ कोई बात ऐसी नहीं है, मतलब तथ्य नहीं, नहीं है नहीं। मेरे पास, लेकिन हाँ, एक हम जी, सभी को अंदाज़ा है। व्यावहारिक जी, बात पे जाती हूँ। हमारा एक जी, पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में अगर जी, हम बहुत देखते हैं, तो वहाँ पर क्षत्रिय कम्युनिटी में जो भी 4-6 जातियाँ आती हैं, उनकी अधिकता है। उसके जी, अलावा उसके अलावा कुछ एक ब्राह्मण मिल जाएँगे, लेकिन जो जी, ओबीसी वर्ग है, वो जी, पीछे क्यों है? वो वहाँ क्यों नहीं जी, है? अगर ओबीसी की कुछ जातियाँ हैं, तो वो वही जातियाँ हैं जो बेसिकली जनरल की हैं और गलती से ओबीसी में आ गई हैं, अपना लाठी जी, लेके कि नहीं हमें ओबीसी में जी, करो, जी, जी हमारे पास डंडा है, नहीं करेंगे तो हम मारेंगे। तो ठीक है जी, भाई, जी, मारो मत हमें, आप कर दिया, तो उन्हें सरकारों ने दबाव में आके ओबीसी में कर दिया, वो है नहीं, तो मैं उन्हें ओबीसी में मान भी नहीं रही हूँ, ठीक है? जी, 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 पुलिस विभाग में हमारी जातियाँ क्यों नहीं है, ये सोचने की बात है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्याय की पहली सीढ़ी पुलिस विभाग ही होता है। जब तक जी, हमारे लोग पुलिस में प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, तब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये कहें कि जी, हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, कोई भीख नहीं देता, हर चीज़ जी, डंडे जी, से हर चीज़ हासिल की जाती है। जी, जिसकी जी, लाठी उसी की भैंस, ये मुहावरा हर जी, जगह है, वो न्याय ही क्यों ना हो। तो हमें जी, अपने जी, आप को मजबूत करना होगा। पुलिस विभाग में हम क्यों नहीं है? एक तो अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा फिज़िकली कमज़ोर है। जी, 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 हमारा पूरा वर्ग फिजिकली बहुत कमजोर है, और ये कमजोरी धीरे धीरे इस तरीके से आ गई कि हमारे मन पे हावी हो गई। अब हमें कोई दिखाता, अब अगर हम मजबूत भी हो जाएं, तो हमें कोई जरा सा दिखाया कि यार तुम्हें पीट देंगे, तो शायद डर जाते हैं। इसी डर की जी, वजह से लड़कियां और लड़के कहीं पे भी आगे नहीं निकलते। हमें इस जी, लड़ से जीतना होगा। इस डर को जीतने के लिए हमें कुछ काम तो करने होंगे। मैंने धर्म की बात पे लेके चलूंगी, यहाँ पे धर्म की 2-3 बार बात उठी है कि धर्म ने जी, हमें पीट के रखा, पिछड़ा करके रखा। ये बात सही है, लेकिन आप धर्म की दरअसल उन व्याख्याओं पे जा रहे हैं जो उन लोगों ने की। और सच जी, बात ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के नहीं जुड़ सकता। हमें धर्म हमारे कुछ मूल्यों के लिए आवश्यक होता है, और हम जी, धर्म को नहीं छोड़ सकते। कम से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, कुछ ऐसे सवाल हैं जी, जिनका जवाब हमारे पास नहीं है, और धर्म जी, हमें जी, एक, या आस्था, किसी भी तरह की आस्था हो सकती है, यहाँ पे धर्म ही जरूरी नहीं है। आस्था जी, जरूरी जी, हो जाती है, वो प्रकृति में हो, ईश्वर में हो, किसी भी तरह। तो मैं धर्म के अगेंस्ट नहीं जा सकती, क्योंकि वो हम जी, सबको जोड़ता है। कबीर ने शायद ये बात तभी समझ ली थी, अब से लगभग मेरे ख्याल से 14वीं सदी के आसपास, या जी, 10वीं 11वीं सदी के आसपास हमें वो मिलते हैं, 11वीं 12वीं सदी के आसपास कबीर ने तब समझ जी, लिया था। और उन्होंने हाँ, निर्गुण भक्ति कहा, उन्होंने ये नहीं कहा भगवान मानना छोड़ दो, उन्होंने कहा नहीं, जी, भगवान तो है, लेकिन वो निर्गुण है, वो हमें दिखाई नहीं देता। ये जो तुम राम को, लक्ष्मण को, इनकी पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हालांकि मेरा विचार जी, यहाँ पे भिन्न हो जाता है, ठीक है, आपको जैसे इच्छा हो आप वैसे ईश्वर की पूजा कर सकते हो, तो मैं जी, ईश्वर जी, को छोड़ने की बात बिल्कुल नहीं कहूंगी, लेकिन हमें धर्म की व्याख्या नए सिरे से करनी होगी। हमें उन अंशों को खोजना होगा जो हमारे गौरवशाली अंश हैं। अगर हम जी, बात जी, करते हैं केवट की, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, इसके अलावा इतिहास में भी हमें उन गौरवशाली अंशों को खोजना होगा जो दबा दिए हैं। एक बड़ी अच्छी बात किसी यूरोपियन ने कही, एक साहित्यकार था, सॉरी कोई विद्वान था, उस विद्वान ने एक बात कही, मुझे नाम याद नहीं है विद्वान का, कि यूरोप का इतिहास इतना गंदा है, इतना गंदा है कि हमें उसे भुला देना चाहिए। मतलब जी, अपने इतिहास को, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने गंदे इतिहास को मेडल की तरह सर पे लपेटे घूम रहे हैं, और फिर कह रहे हैं हम में हीन भावना क्यों है, क्योंकि आप जी, उस इतिहास को अपने माथे पे चमका रहे हो, जो इतिहास आपका, आपकी कमियों से, आपकी दबे हुए, जो आपकी दबी हुई बातें हैं कि नहीं आप यहाँ पे दबे हुए हो, आपकी कमजोर स्थितियों को आपसे वाकिफ कराता है। आप केवल जी, उस जी, जी, इतिहास को देखो, आप इतिहास और धर्म की पुनर्व्याख्या जरूरी है, बहुत जी, जरूरी है, जी, ताकि हम गौरव मिल सके, एक आत्म गौरव का हम एहसास कर सकें, और हम कह सके हाँ भाई मैं कश्यप हूँ, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात को कहने में कि मैं कश्यप हूँ, और कोई ब्राह्मण मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आखिरकार राम को भी मेरे यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, और दिया है उन्होंने। कोई भी आ जाए, मैं, मेरी ये ताकत है, अगर जल आपको जी, जी, एक घूंट पानी जी, पीते हो आप, जी, तो मैं आपको यहाँ पे कोई, आपको छवि जी, मैं यहाँ थोड़ा-सा संक्षेप में लूँगा, थोड़ा-सा, क्योंकि समय कुछ थोड़ा समाप्ति हो रही है, यहाँ पर मैं मैं आपको माफी जो है चाहती हूँ, थोड़ा-सा आपने रोकूँगा, मुझे, फिर मैं आपको ठीक है दूँगा। ठीक है, मैं विनोद जी की ओर चलूँगा। विनोद जी जो है, जो अभी चर्चा चल रही थी, आवाज़ अगर सुन रहे हो तो ये जो है, ये डिस्कशन अभी एक पॉइंट इसका अधूरा है अभी हमारे डिस्कशन का, अभी हमारे पास जो है 11 मिनट है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर जो है, जैसे जो हिस्सेदारी का मामला है, तो हिस्सेदारी के जो है इसके लिए जो है शक्ति के स्रोत माने गए हैं, जैसे सामाजिक,
जैसे शक्ति के जो स्रोत हैं हमारे, जैसे धार्मिक, ये आपने ये भी ऐसे माना जाए कि शैक्षिक शिक्षा और उसी के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था। तो शिक्षा, राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था ये हमारे एक शक्ति के स्रोत माने जाते हैं। तो इन शक्ति के स्रोतों में जो वाजिब हिस्सेदारी जो है इस समाज की होनी चाहिए थी, वो अभी तक हुई नहीं। इसी पर पूरे आपने घंटे भर से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो सामाजिक जो स्थिति है, सामाजिक और शैक्षिक स्थिति, वो पिछड़ेपन की है। और कैसी पिछड़ेपन की? समाज में इन जातियों को निचला स्थान माना गया, क्योंकि हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, और अधिकार भी नहीं, अधिकार था ही नहीं, उनको जबरियन पढ़ने लिखने से रोक दिया जाता था। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे एकलव्य का अंगूठा काटा गया हो, या फिर जो है बहुत सारे लोगों को स्कूल के दरवाजे नहीं दिया गया। आज भी उस शिक्षा के अधिकार को किसी न किसी रूप में काटने की प्लानिंग चल रही है। वो प्लानिंग कैसे हो सकती है? जिससे शिक्षा इतनी महंगी कर दी है, आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। दूसरा ये होगा कि स्कूलों में खिचड़ी खिलाई जाती है, और खिचड़ी का परिणाम ये होगा, मास्टर जी खिचड़ी बनवाते हैं और जो है बच्चे खिचड़ी खाते हैं, और खिचड़ी के इंतजार में ही वो पूरा समय बीत जाता, ना मास्टर जी पढ़ाते और ना बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह से जाते आते खा के चले जाते। कहीं ना कहीं एक शिक्षा से वंचित करने का ही एक तरीका होगा। कुछ कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि जो शिक्षा के जो स्रोत, शिक्षा एक स्रोत है शक्ति का, उसको कैसे बर्बाद किया जा रहा है। इन लोगों की पहुंच से जो जो चाहते वहीं पर चले जाए, क्योंकि संविधान में जो शिक्षा का अधिकार दिया उसको तो खत्म नहीं कर सकते, उसके विभिन्न रूपों को बदल के कर सकते हैं। विनोद जी, आप साक्षात इससे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा इस पर विस्तार से बताइए। जी विनोद जी। शिक्षा पे विनोद जी, बताऊं सर, सही बातों पे बताऊं? बस सारी आर्थिक स्थिति पे बताइए, शिक्षा पे भी बताइए, आर्थिक स्थिति पे बताइए। वही तो मैं तो जानना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक आप लोग आगे नहीं आएंगे ये समाज जो है उठने वाला नहीं। आप जैसे मनीषी जब तक कूद कर नहीं पड़ेंगे, इसको उनके अंदर जो है मलिनता जो आई हुई है, उस मलिनता को दूर करने के लिए जैसे शिक्षित और जागरूक लोग जब तक उनके बीच में नहीं जाएंगे, तब तक ये बात हल होने वाली नहीं है। हम तो खाली यहाँ पर जो है एक जगह बैठे हुए चैनल पर टाई 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 कर रहे हैं, लेकिन आप सीधे समाज के टच में है, जाते हैं आते हैं, उनके बीच में मिलते हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? ये मोटिवेशन का तरीका आप बताइए, उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? जी हाँ बस सर, मैं थोड़ी जड़ की बात बता देता हूँ, मैं इधर उधर जी पे नहीं जाता। जड़ की जी जी बात ये है कि सबसे पहले जी उस आदमी को, उस प्रत्येक व्यक्ति को जो समाज जी के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी जी सोच दुरुस्त करनी पड़ेगी। हीन जी जी भावना निकाल के जी सुपीरियरिटी जी की भावना लेके आओ, क्योंकि परमात्मा का अंत होती है आत्मा, और जी जी आत्मा परमात्मा के बराबर ही शक्तिशाली होती है। जी तो अपने आप को किसी से भी कम ना समझते हुए, बल्कि सुपीरियर समझते हुए जी काम जी कर देना हमें देना चाहिए। इस जी वक्त देश में जो हमारी संसाधनों में हिस्सेदारी है, वो तो जी नहीं के बराबर है, नील है। जी 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 हमारे लोग जी कर्जों में डूबे पड़े हैं। जी आपको बताऊं, जी जी वास्तव में जी लोग, वो रिकॉर्ड में नहीं है। मतलब जी एक जी हाँ किसान कर्जा लेता है, कार्ड पे वो रिकॉर्ड में है, लेकिन हमारे लोग हाँ जो कर्जों में, वो सूदखोरों के कब्जे में है, अवैध सूदखोरों के कब्जे में। जी तो जी जी हमारी जो स्थिति है वो ये है कि जी देश तो आजाद है, लोग राजनीतिक जी दल भी बना सकते हैं, लोग सामाजिक जी जी संगठन भी बना सकते हैं, लोग एक जी जी कंपनी भी बना सकते हैं, जी आर्थिक जी गतिविधियों कर। तो हमें जी अपने लोगों के अंदर ये भावना जगानी पड़ेगी कि तुम्हें उद्योग भी खड़े करने चाहिए, जी तुम्हें राजनीति में भी हिस्सेदारी लेनी चाहिए, तुम्हें जी राजनीतिक जी वर्चस्व भी कायम करना चाहिए, तुम्हें जी सामाजिक वर्चस्व भी कायम करना चाहिए, तुम्हें जी धर्म जी को परिभाषित करके तुम्हें जी बताना चाहिए वास्तव में धर्म है क्या। क्योंकि धर्म जी की जो हमें परिभाषा दी गई है वो सही नहीं है। वो जी तो धर्म को शोषण का हथियार बना करके हमारा शोषण किया गया है। हमें जी धर्म जी का, जी हमारे बुद्धिजीवियों को धर्म के ऊपर भी सेमिनार करनी चाहिए। मैं तो कई जी जी दिनों से, बिल्कुल कई करें। सालों जिसके प्रयास में हूँ, आपको पता ही है, लेकिन हमारे जी लोग जी विघन डालने का प्रयास करते हैं। तो जी हमें जी धर्म का वास्तविक स्वरूप समझाना चाहिए। अब तक क्या जी हुआ जी है, धर्म धर्म पे मैं जी इसलिए आ रहा हूँ कि ये क्या है, हमारे लोग जी एजुकेट क्यों नहीं हो रहे? ये सोच रहे हैं कि जी पढ़ लिख के हमें क्या, नौकरी तो हमें मिलनी नहीं, संसाधन हमारे पास है नहीं, रिश्वत हम दे नहीं सकते, डोनेशन हम दे जी नहीं जी सकते, फलाने जी अमीर का लड़का इन होगा तो मेरा कहाँ से लग जाएगा, ये सोच के जी हमारे लोग पढ़ाते नहीं हैं। तो जी पढ़ाएंगे जी कब? जब के अंदर जी ये एक्ट महत्व पता चल जाएगा, और सबकी जी जड़ धर्म में है, जी ईश्वर में है, और ईश्वर के जी वास्तविक स्वरूप समझाया जाना जरूरी है। एक कहावत है कि जी ये कहा जा रहा है शास्त्रों में भी कि जब जब धर्म की हानि होगी मैं अवतार लूंगा, फलाना आएगा ठिकाना आएगा। ये समझने की जरूरत है कि कोई अवतार नहीं लेगा, हम सब अवतार हैं, हम सब जी अवतरित हैं,
और धर्म अब तक धर्म को स्थापित करने के लिए ऊपर से आए हैं कि फलाना अवतार आ गया, ढिकाना अवतार आ गया। अरे हमें धर्म खुद स्थापित पड़ेगा, हमें धर्म को खुद परिभाषित पड़ेगा, हमें धर्म को संवैधानिक परिभाषित करने की जरूरत है कि वास्तव में धर्म है क्या। उस पर डिबेट होने की जरूरत है, उसे संसदीय के तहत वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की जरूरत है जिसमें सबको बराबर के अधिकार हो। अभी क्या राजनीति चल रही है, धर्म को राजनीति से अलग कर लो और फिर राजनीति उसी की कर रहे हैं। अरे धर्म को राष्ट्रीय बनाओ और लेकिन उस धर्म को ऐसा बनाओ सब बराबर हो, जिसमें सबको बराबर का अधिकार हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक अधिकार हमारे पास है, रोजगार करने का अधिकार, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, कुछ भी किसी भी क्षेत्र में काम करने का अधिकार जो हमारे पास उपलब्ध है, हमें उसका उपयोग कर देना चाहिए बुद्धिजीवी वर्ग को। और ऐसे उदाहरण मौजूद हैं इस दुनिया में जिन्होंने बिना संसाधनों के देश के सबसे अमीर लोग बन गए। तो कम से कम हमारी सोचने शक्ति तो फ्री है ना। तो हमारे जो जागरूक लोग हैं उन्हें समाज में जागृति पैदा करनी चाहिए। अब बात आ जाती है शिक्षा पे, आपसे बात करेंगे शिक्षा में। लोग पब्लिक स्कूल पढ़ाने में सब लोग सक्षम नहीं है अपने बच्चों को, लेकिन अगर हमारा एक ग्रुप बने, हमारी एक टीम बने, हमारा एक समूह बने और वो सरकारी स्कूलों पर नजर रखे, क्योंकि हमारे अधिकारी भी हैं, हमारे नेता भी हैं, ज्यादा नहीं है, थोड़े तो है ना। अगर उन सब में समन्वय बन जाए और सरकारी स्कूलों की मॉनिटरिंग हम करना शुरू करते हैं तो उन्हीं सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि वो क्या रहा, अमीरों के बच्चे वहां पढ़ते नहीं और गरीबों को उन्हें छेड़ना आता नहीं, गरीबों को उनसे पढ़वाना आता नहीं। हमारे सामने समस्या ये है कि हमारा समाज स्वर्णों ज्यादा की पिछड़ा मतलब भटका हुआ है और हमारे लोग भी जरा आमदनी होते ही पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को डाल देते हैं। सरकारी स्कूल में डाल करके वहां सिखाओ। सरकारी स्कूल में आप जाएंगे, पब्लिक में बताऊं, प्राइमरी और जूनियर तक स्कूलों की बात बताऊं आपको, वहाँ एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है। प्राइमरी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष पेरेंट बनता है। अगर वहाँ पे एक पेरेंट और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष होगा, जैसे मैनेजमेंट के स्कूल चलते हैं और मैनेजर के हाथ में पूरी पावर होती है, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष में पूरी पावर होती है। वो चाहे तो टीचर का तबादला करवा सकता है, समय को बुला सकता है, पूरी जिंदगी कर सकता है। लेकिन जब हमारा गरीब आदमी जिसे पता ही नहीं कुछ भी, उसको मैनेजमेंट कमेटी का अध्यक्ष बना देंगे। वो इसी तरह पीटीए होती है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। पेरेंट टीचर एसोसिएशन में सभी पेरेंट्स होते हैं, उसका अध्यक्ष एक पेरेंट बनता है। इसी तरह मदर टीचर एसोसिएशन होती है, उसका अध्यक्ष मदर बनती है। लेकिन ये सारी संस्थाएं निष्क्रिय बनती है और ये निष्क्रिय डाली किन्होंने, स्वर्णों का ही कब्जा नौकरियों पे है। स्वर्ण ज्यादातर स्वर्ण लोग, वही लोग जो गरीब को पढ़ने देना नहीं चाहते वही पढ़ा रहे हैं और वो उसको निष्क्रिय बनाए हुए। तो हमारा जागरूक वर्ग अपने अधिकारों को जान जाएगा, सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़वा लेगा, फ्री में पढ़वा लेगा। आपने अभी खिचड़ी की बात मैं आपको बताऊं, बच्चे खिचड़ी खाते हैं कोई बात नहीं है, अपने घर से भी तो राशन लेके आते हैं, वो भी खाते हैं। लेकिन अगर खिचड़ी 15 मिनट में खा दी जाए, बनाने वाला बना रहा है, खाने वाला अगर 15 मिनट में खा और सुबह से दोपहर तक जो पल तक का समय है उस टाइम तक बच्चे को पढ़ाने पे मैनेजमेंट सही हो। अब हो क्या रहा, जो एबीएस से होता है या बीएस से होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो स्कूलों की जांच करे और स्कूलों की व्यवस्था सही करे। और एबीएस से और बीएस के अंडर में ही आते हैं पब्लिक स्कूल। जी, लगता है विनोद जी से हमारा कनेक्शन कट गया है, तो प्रकृति जी अब हम उसकी ओर चलेंगे, समापन की ओर जो है और कंक्लूजन की ओर चलेंगे। वो चाहते हैं कि आपकी जुड़ रहे हैं विनोद जी, जुड़ रहे हैं। जी जी, नेटवर्क की कमी के कारण प्रॉब्लम है कुछ, मैं यही आपको रोकना चाहता हूँ, यहीं पर थोड़ा सा रोकना चाहता हूँ यहीं पर। जी जी, नेटवर्क की वजह से आवाज डिस्टर्ब हो रही है। मैं अभी यहाँ पर आपको रोकना चाहता हूँ समय समाप्ति की, और 1 मिनट हमारे पास बचा है। अब मैं आपके मुंह से इस पूरी डिबेट का कंक्लूजन सुनना चाहता हूँ और उसके बाद मैं प्रकृति जी से भी जो है सुनना चाहूंगा कि इस पूरी डिबेट का क्या कंक्लूजन है और कंक्लूडिंग रिमार्क देने के लिए, क्योंकि एक संदेश एक लाइन में होना चाहिए। जी विनोद, कंक्लूड मैं शुरू करूं सर? मैं कहूं आप ही शुरू कर दीजिए। कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे अधिकारों को हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है। लोकतंत्र में हमारा संख्या बल बहुत बड़ा है, लेकिन हमें सोच बदलने की है, समझ बदलने की जरूरत है। हमारा जो नेतृत्व करने वाले
लोग हैं वो भारी संख्या में हैं, लेकिन जी, उनकी जी। खुद की सोच भी उतनी व्यापक नहीं है जितनी व्यापक सोच की जरूरत है। जो हमारा जी, जी, शोषण जी। कर रहे हैं उनकी सोच जी, व्यापक है और हमारी सोच संकुचित है। हमें अपनी सोच जी, को व्यापक बनाना पड़ेगा और जी, अब सोच व्यापक रखने वाले लीडर्स को आगे आना पड़ेगा, समाज को जगाना पड़ेगा और उन्हें जी, तमाम अधिकारों से अवगत करा के उन्हें हासिल जी, करने का संपूर्ण आंदोलन छेड़ने की जरूरत है जी, और जी, उस दिशा बहुत-बहुत में लोगों धन्यवाद। को बढ़ाने की जरूरत है। जी, जी, और जी, थैंक यू। ज्यादा हथियार उठाने की जरूरत नहीं है, कोई गन उठाने की जरूरत नहीं है, कोई नक्सलवादी जी, बनने की जरूरत नहीं जी, जी, है। एक बार जी, जी, जाओ मतों का इस्तेमाल करना शुरू कर दो, सब कुछ हासिल हो जाएगा। जी, जी, मैनिफेस्टो जी, बदल जाएगा, मैनिफेस्टो बदल जी। जाएंगे इन दलों। जी, जी, जी। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद विनोद जी, आपने बताया कि जो है जागरूक होने की ज़रूरत है, उसके लिए आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। आंदोलन में लाठी बल्लम नहीं, एक वैचारिक आंदोलन चलाने की ज़रूरत है। साथियों, मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, हमारा जो ये आंदोलन है, वो जो है हथियारबंद आंदोलन नहीं है। ये हमारा विचार पे आधारित आंदोलन है कि विचारों की शक्ति बड़ी मजबूत होती है, विचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से जो है कार्य क्षमता बढ़ती है। तो इस तरह से हमारा आंदोलन जो है, वो वैचारिक हलचल पैदा करने का, विचारवान को विचार दे करके, विचारों को मजबूती ला करके उसको अपने हक अधिकारों को हासिल करने लायक बनाना है। एआईबीसी टीवी रात दिन ये काम करता है और मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी दर्शक हैं इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और इसके साथ-साथ अपने दोस्तों को इसको भेजिए और उसपे कमेंट करिए और साथ ही साथ जो है ना हमें सुझाव भी दीजिए। और मैं कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर चलता हूँ, आदरणीय बहन जो है प्रकृति छवि जी के और से भी सुनना चाहता हूँ इसके क्या कंक्लूजन होंगे। जी। छवि। हमारा लक्ष्य ये है कि हमारा जो पिछड़ा समाज है वो एकीकृत हो जी। और हमें प्रतिनिधित्व के हिसाब से आरक्षण मिले, जिसके जी, लिए जी। जागरूकता बहुत जरूरी है। और जी, जी। जागरूकता के लिए स्प्रेडिंग, किसी भी बात को, जो बात हम कह रहे हैं जी, उसका प्रसार बहुत जरूरी है। और जी, मैं जी। देख रही हूँ लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, इसका मतलब लोग हमसे जी, जुड़ रहे हैं और जी, जी। सही तरीके से वही हमें निष्कर्ष देंगे कि वो हमारी बात को कितना दूर तक ले जाते हैं। जितना जी, दूर जी, तक जी। वो बात को ले जाएंगे उतना ज्यादा हमारा आज का कार्यक्रम सफल होगा। ये बात जी, मैं उन्हीं पे छोड़ती हूँ। जी, जी। जी, जी। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने सभी लोगों ने बहुत कीमती समय हमको दिया। मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ कि समाज में जागृति लाने के लिए, उनके विचारों को उठाने के लिए आप लोग जो योगदान दे रहे हैं, निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। अब ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। मैं यहीं पर बंद करता हूँ। सभी को जय भारत, जय संविधान। जय भारत।